बाल काट रही हैं और अपने सरों से हिजाब को उतार कर उनको आग लगा रही हैं। दुनिया भर की बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और दे वांट टू बी एसोसिएटेड और ये बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट भी कहते हैं कि मारने की इजाज़त है, लेकिन वो लाइक बहुत से रिलीजियस अपॉलजिस्ट तो अगर ये शिकवा हम नहीं करता तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदिहा टॉक्स। मेरे साथ हैं दोबारा से हाय मोहतरम अरशद महमूद साहब, एक और नए टॉपिक के साथ पाकिस्तान का विक्टिम माइंडसेट और उसमें कलोनियलिज्म का दूसरों का कितना हाथ है हमारी तबाही में और हमारा अपना कितना हाथ है। वेलकम सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी, सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो सर हम शुरू करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि क्या नफ्सियात है मजलूमियत की और हमारी कौम में और बाकी कौमें जो तरक्की कर रही हैं उनमें क्या फ़र्क है, सोच का क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम टॉपिक आपने चुना है। सच्ची बात ये है कि हम तो मतलब कि एज ए मुसलमान भी हम मजलूमियत कार्ड जो है हमारा, उस पर बहुत हम चलते हैं और भी स्टेट और रियासत के साथ जो ग्रीवेंसेस होते हैं उस पर भी हम मजलूम बन जाते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में जाएं तो जो बैकवर्ड मुल्क जो पीछे रह गए हैं, और वो जो एडवांस मुल्क हैं उनके साथ मजलूमियत का और विक्टिम कार्ड की चीज़ें जो सारी आती हैं। तो बात ये है कि ये जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं या नेशंस हैं, ये 2-3 किस्मों की हैं हमारे अहद में, हमारे ज़माने में। वो ये है कि एक तो क्लास मजलूमियत है। एक तरफ अमीर लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, और दूसरी तरफ एक गरीब और पसमानदा और बैकवर्ड लोग हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट इसमें मजलूमियत का ये आ जाता है। दूसरी एक मुस्लिम मजलूमियत है हमारे यहाँ, वो यूनिवर्सल है, बल्कि इंटरनेशनल है वो। तो हम जो हैं एज ए मुसलमान समझते हैं कि हम दुनिया की मजलूम नेशन है या उम्मत हैं, और सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और हमारी मुखालफ है। तो ये एक बहुत बड़ी मजलूमियत है हमारे यहाँ। अच्छा, फिर सियासी और मुआशी मजलूमियतें भी बहुत हैं हमारे यहाँ जो हैं। तो इस पे ये सारी जो मजलूमें जो भी बनता है मजलूम, तो उस पे हम देखते हैं कि क्या इसका एनालिसिस करते हैं और क्या ये जो मजलूम है ये वाक़यातन मजलूम है कि नहीं है, इनकी मजलूमियत की काजेज़ क्या हैं, और नफ्सियाती इन मजलूमों के जो रिलेशनशिप है, ज़ालिम और मजलूम के रिलेशनशिप में क्या ये अपना कुछ संवार सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, बल्कि मज़ीद अपने आप को ख़राब करते हैं। तो ये दुनिया में देखें कि जो है ना एक पावर रिलेशनशिप, ताकतवर का होना और कमज़ोर का होना, ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। दुनिया में कुछ लोग पावरफुल होते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, तरक्की याफ्ता हो जाते हैं, ठीक है। कुछ और बहुत सारे लोग जो हैं वो गुर्बत की तरह बैकवर्डनेस में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें इस रिलेशनशिप को जिसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली, वो मार्क्सिज्म था। मार्क्सिज्म ने इसका सवाल ये निकाला, उसने कहा कि चूंकि कुछ अमीर लोग हैं और बहुत सारे गरीब हैं, तो ये कुछ जो गरीब हैं वो उनकी गुर्बत उसकी वजह है, गुर्बत की, इनके पीछे रह जाने की।
تو جب اس نے اس کی یہ تشریح کی تو اس میں اس نے اس کا حل نکالا کہ جی جو ویلتھ کے سورسز ہیں، جو ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے، اس کو ایکویلٹی میں لے آیا جائے۔ اس میں پھر اس نے یہ کیا کہ اپنا یہ کہا کہ بھئی جو ہے نا پرائیویٹ پراپرٹی، یہ ایک اس بگاڑ کا، امیر اور غریب کے جو بگاڑ ہے، اس کو اس کا روٹ کاز جو ہے وہ ذاتی ملکیت ہے۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ ذاتی ملکیت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور ساری نیشن کی، قوم کی جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹ لیول پہ پراپرٹی ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ، اور جب سوشلزم کمیونزم کے ہم تجربے جب کرتے رہے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کم سے کم کہ انہوں نے ایک ظالم اور مظلوم کا ایک بلیک اینڈ وائٹ کا ایک بنا دیا، ایک لکیر کھینچ دی۔ سارے غریب مظلوم ہیں، سارے امیر ظالم ہیں۔ انہوں نے جو دولت ہے وہ ان غریبوں کی، مزدوروں کی دولت ہے وہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 80-90 سال دنیا میں یہ کمیونسٹ نظام رہا، ٹھیک ہے، اور وہ اس ظالم و مظلوم کے ہی نیریٹو پہ چلتا رہا۔ لیکن بالآخر ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اپنی اکانومیاں جو تھیں وہ ترقی نہ کر سکیں، وہ بیٹھ گئیں۔ جو انسانی موٹیویشن ہوتا ہے کام کرنے کا، جو کمپیٹیٹو سسٹم ہوتا ہے، اور جو گین کا ہوتا ہے کہ انسان سے ایک سیلف انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو یہاں انٹرپرینورزم ہوتا ہے، انٹرپرائزنگ جو کوالٹی ہے انسان کے اندر، کمیونزم نے اس کو مار دیا۔ تو ہوا کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی فلسفی، بہت بڑا ایک سسٹم آف تھاٹ، اس میں نو ڈاؤٹ، اور جس نے دنیا کو، آدھی سے زیادہ دنیا کو اس نے انفلوئنس بھی کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ زیرو نکلا۔ چائنا نے ترقی اس وقت کی جب اس نے یہ کمیونسٹ جتنے رولز تھے ان کو رول اوور کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ جو مقابلے والے، کمپٹیشن والے اور پرائیویٹ پراپرٹی والے جو قوانین تھے انہوں نے اس کو رائج کیا، لوگوں کو حق دیا کہ آپ اپنی ملکیت رکھ سکتی ہیں، اب آپ بزنس کریں، انڈسٹری لگائیں، جدید مشینری لائیں، نیا نالج سیکھنے نوجوانوں کو چائنا، امریکہ بھیجا گیا، سب ویسٹرن یونیورسٹیوں میں۔ تو یہ پچھلے 40-50 سال کا یہ سارا پروسیس چلا، تو وہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو یہ جو ہے ہمیں آئیڈیالوجیکلی اور فلسفیکلی یہ چیز ہمیں سامنے نظر آئی کہ یہ جو ظالم اکنامک بیسڈ پہ ظالم مظلوم کی جو ہم نے ڈسٹریبیوشن کی تھی وہ غلط تھی۔ چونکہ کسی کے غریب ہونے کے جو کازز ہیں نا، ایک گروپ کے، کمیونٹی لیول پہ بھی جو اس کے جو کارن ہوتے ہیں غریب ہونے کے، وہ اور کسی کی امیر ہونے کے، ان کے کازز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ کوئی سنگل ایک نہیں ہوتا۔ یہ قوم، ایک ملک پیچھے رہ گیا ہے تو اس کی وجہ ایک نہیں ہوتی، ملٹیپل وجہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ اس کو ہم کہا کرتے ہیں ہسٹری کا جبر، وقت کا جبر۔ اب آپ پیدا ہی غریب کے گھر پیدا ہو گئی ہیں تو آپ مظلوم ہی رہیں گے ساری زندگی، ٹھیک ہے نا۔ ایک جو امیر کے گھر پیدا ہو گیا اسے ذرا سہولت ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے جو کازز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مظلومیت ہے وہ اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، اور بیکورڈنیس کی ہو، یا فلسطین ٹائپ مظلومیت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے اس کے جو
جو مظلوم ہے ضروری نہیں ہے. ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمیں کمزور اور مظلوم نظر آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ پر بھی ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ مظلومیت کا لفظ ایسا ہے کہ ہر مظلوم کو معصوم سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس مظلومیت میں، اس ظلم میں اس کی اپنی حماقت اور جہالت ہو بھی شامل ہو، اس کی اپنی بیوقوفیاں ہوں، اس میں اپنے لیے کوئی ان کے اندر کوئی ایسا حسلت ہی نہ ہو تو وہ خود جو ہے ظالم کو چھیڑخانی کرتا ہو، سو کار ظالم جو ہے اس کو تنگ کرتا ہو کہ آ بیل مجھے مار. اور مظلوم جو ہوتا ہے یہ ایک نرگسیت بھی ہوتی ہے مظلوموں کی. مظلوم نارسسٹ بن جاتے ہیں، انہیں مظلومیت ہی پیاری لگنے لگ جاتی ہے. وہ مظلوم چونکہ مظلومیت میں آپ کو ملتی ہے ہمدردی، تو وہ مظلوم جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اسے لوگ جو ہے نا وہ اس کی دعائی سنیں، اس کا شور سنیں، اس پہ اسے مار پڑ رہی ہو اسے دیکھیں اور وہ خود کو مظلوم جو ہے وہ ثابت اور ڈکلیئر کر سکے. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جنرل سی ہر انسان کے اندر شاید ایک ہمدردی کی فیلنگز تو ہوتی ہیں. ریشنل ہونا، ریشنل ہو کے چیزوں کو دیکھنا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. کریٹیکلی سوچنا، اس کے لیے آپ کا ذہین ہونا ضروری ہے. آپ انٹیلیجنٹ ہو. ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ جو ہے نا وہ سوچتا ہے، وہ سوال اٹھاتا ہے، وہ انالیسس کرتا ہے. جو عام پبلک ہوتی ہے نا وہ ذہین نہیں ہوتی. یہ جو کروڑوں اربوں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں نا یہ روٹین کی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک سادہ دماغ لوگ ہوتے ہیں، سمپل. 1+1=2 کیسا موقع، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو مظلوم کی جو نرگسیت ہے، اور کیا مظلوم کا قصور خود کوئی قصور تو نہیں ہے، اس میں خود کچھ لیک تو نہیں کرتا. پھر اس نے اپنی اس مظلومیت سے نکلنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے، وہ پازیٹیو اس کا رول ہے. اگر وہ ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہمیں یہ جو ہمدردیاں ہم لٹا دیتے ہیں محض مظلوم کو روتے ہوئے دیکھ کے، ٹھیک ہے، اس پہ کسی طرح کا کوئی وقتی جبر ہو رہا ہو تو اس کو دیکھ کر ہم جو ہیں وہ فوراً اپنی ہمدردیاں اس پہ لٹا دیں. تو اس سے میرے خیال میں تو ایسا ہی سیناریو بنتا ہے کہ جیسے ہم بیگرز کو جب تک بھیک دیتے رہیں گے، خیرات دیتے رہیں گے، وہ بیگنگ کرتا رہے گا، وہ اس کا دھندا بن گیا. تو مظلومیت بھی ایک دھندا ہے، یہ دھندا بن جاتا ہے مظلوم کا، ٹھیک ہے. اسے بہت کی ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں اور جذباتی طور پہ سو کالڈ کمزور کی سائڈ پہ مورلی انسان بہرحال مورل ہیومن بینگ ہے، اسپیشی ہے، مورل اسپیشی ہے. تو ہم جو ہے ہم اس طرف جو ہے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کو ہر جگہ کسی بھی طرح کی قسم ہو مظلوموں کی تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ملے گی. اس کے اندر ایک مظلومیت کی نرگسیت ہوگی، اس کو رونا پیٹنا جو ہے، دعائی دینی، رونا پیٹنا، شو آف کرنا. جیسے فلسطینی اپنے بچوں کو، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، تو بمباریاں ہو رہی ہیں، تو ہسپتالوں میں بم پڑ جاتے ہیں، جنگ تو جنگ ہوتی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے، مظلوم کے لیے وہ اشتہار بن جاتا ہے، اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ. اور کیا ہوتا ہے کہ اور سے اور لوگ جو ہیں
मैंने एक क्लिप देखी, ये आपके अमेरिका में भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां फलस्तीन इश्यूज पर हुई, तो और यूनिवर्सिटियों में हुई तो वो ना जो अब उसमें इंग्लिश लोग भी जो हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी वाइट जो हैं, वो भी शरीक हो गए हमदर्दी में, एंटी इसराइल वो भी करते हैं मुजाहरे। तो कुछ मीडिया वाले लोग थे, उन्होंने ना जाके ना एक ऐसी गोरी को ही जो प्रो फलस्तीनी जुलूस में शामिल थी, प्रोटेस्ट में, उससे जाके उसने फलस्तीन के इशू के बारे में पूछा, तो उसको उसका जीरो नॉलेज नहीं था। वो महज ये जो इश्तिहारी है ना मजलूमियत, उस पर लोग जो हैं वो अपने जज्बात निछावर कर देते हैं, जो कॉमन मैन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मजलूमियतें हैं, हमें ये अब तक हमें थोड़ा सा ठहरना चाहिए इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, जहां कहीं जालिम मजलूम का एक कॉन्फ्लिक्ट बने, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए कि क्या ये सचमुच का मजलूम है या अपनी करतूतों की वजह से मजलूम है। इसको मजलूमियत की आदत पड़ चुकी हुई है, ये उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ही नहीं करना चाहता, कभी इसने करने की कोशिश ही नहीं की, कभी इसने जिंदगी का बारे में कभी ये पॉजिटिव हुआ ही नहीं है। मैं आपको फलस्तीनियों की मिसाल दे देता हूँ, सारे इंटरनेशनल मजलूम है वो, और 70 ईयर्स हो गए हैं उनको मजलूम हुए, ठीक है। तो अगर हम इसको एक रियल दुनिया में जाके हकाइक को देखें, तो आपको परेशान करने वाली आपको कुछ रियलिटीज मिलेंगी। अब इनका जो अबदी एक लड़ाई है, अबदी हो चुकी हुई है, कभी ना खत्म होने वाली। हुआ क्या कि 1948 की ये बात है, 1948 की, ये जब फैसला हुआ इसराइल को बनाने का। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि भी इसराइल या यहूदियों को अपना मुल्क, अपनी स्टेट क्यों ना मिले भाई? क्या मतलब है इस बात का? वो हजारों साल स्टेटलेस रहे हैं, सारी दुनिया में ने उन पर जुल्म किए हुए हैं, और ये जो दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने जो कुछ किया उनके साथ, उस कम्युनिटी के साथ, वो उससे ज्यादा बड़ी मजलूमियत की कहानी कोई नहीं है जो उन मासूमों के साथ किया गया, लाखों लोगों के साथ। तो बात यह है कि फैसला ये किया गया और अंडर द यूनाइटेड नेशंस किया गया, तमाम सुपर पावर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि एक इसराइल स्टेट जो है ये यहां बन जाए, ठीक है। अब ये इसराइल तो इसराइल है यार, ये 6-7 हजार साल पुराना है। हमारी तमाम मुकद्दस किताबें जो हैं, यहूदियों से लेके क्रिश्चियन की लेके, अब हमारा अपना कुरान पाक ले लें, तो सूरह इसराइल मौजूद है उसके अंदर, एक चैप्टर का नाम है इसराइल, तमाम उनके नबियों के जिक्र है उनका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके ऊपर हमने दरूद भेजते हैं। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? यहूदी हैं, यहूदियों के नबी थे। तो जब उनको ये एक स्टेट का दिया गया, तो एट द सेम टाइम फलस्तीनियों को भी एक स्टेट दी गई, वो भी अप्रूव की गई, और वो अच्छी खासी मकूल जो थी ना, वो उसका रकबा था। इसराइल भी कौन सा को बहुत बड़ा है, नक्शे में नजर भी नहीं आता, मुश्किल से नजर आता है। तो फलस्तीन को ऐसे ही एक मकूल जगह वहां पे दे दी गई। अच्छा, इसराइल ने उसे कबूल कर लिया, और फलस्तीनियों ने और इसके तमाम हमसाया ममालिक जो थे, वो शाम, इराक, इजिप्ट, लबनान, ये तो फ्रंट लाइन थे,
और पीछे जो सारा आलम इस्लाम था और सारा अरब था वो इनके पीछे लग गया, फ़लस्तीनियों के पीछे। अब इन्होंने फैसला ये किया, जी हमें तो फ़लस्तीन की रियासत हमें तो नहीं कबूल, हमने इसराइल की जो रियासत स्टेट है उसको समुद्र में फेंकना है, उसको गर्क करना है। ये सचमुच, ये अल्फाज को मैं मुहावरे में नहीं बोल रहा, सचमुच बोलेंगे, आज भी बोलते हैं फ़लस्तीनी कि इसराइल को तो हमने डुबोना है, दुनिया से यहूदियों का खात्मा करना है। तो हुआ क्या, एक मजलूम, अब ये मजलूम है, भूले नहीं इस बात को, तो मजलूमों ने क्या किया कि इसराइल पर हमला कर दिया, उसको समुद्र में गर्क करना था। पीछे एक अरब से ज्यादा मुसलमान और अरब मौजूद थे सपोर्ट के लिए, 20-25 मुल्क की यूनाइटेड फौजें आई। इसराइल जैसे बने अभी 2 दिन नहीं हुए थे, आप अंदाजा लगाएं कि उन इसराइलियों ने अपने आप का ना सिर्फ डिफेंड किया अपने आप को, और ये ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज जो थी, जो बड़े बड़े अरब मुल्कों की थी, उनको बुरी तरह मार पड़ी। इसराइल ने एक वसी इलाके कब्जा कर लिए। करने चाहिए थे, क्यों नहीं करने चाहिए थे भाई, उसकी सर्वाइवल का मसला है, उसे क्यों ना हक में, उसका स्टेट का हक क्यों नहीं है उसे मुयस्सर। तो हुआ ये कि अब इसको देखे 70 ईयर्स हो गई और शायद 4 को जंगें हुई हैं। हर जंग में पूरे आलम अरब को, इन फ़लस्तीनियों को अच्छी तरह फेंटी पड़ती, इनको मार पड़ती, और ये अपने इलाके भी घुमाते। वो जो फ़लस्तीन का जो इलाका मंजूर किया गया था वो हर जंग के बाद श्रिंक हो जाता था, वो श्रिंक होता चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने मिलिटेंसी को, फ़लस्तीनियों ने क्या किया, आहिस्ता इसको इनके वो जो हमसाया अरब मुल्क थे ना, जिन्होंने मार उनको बड़ी पड़ती थी, वो उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। कैंप डेविड का एक बड़ा मशहूर मुआहदा हुआ, इजिप्ट ने कर लिया, जॉर्डन ने कर लिया, उनको उनके इलाके भी काफ़ी सारे वापस इसराइल ने दे दिए, और उन्होंने तौबा की, उन्होंने कहा भाई इन फ़लस्तीनियों के पीछे हमने नहीं जाना, हमने नहीं मरना। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम आज वेस्टर्न गोरे जो हैं वो फ़लस्तीन के हक में वो प्रोटेस्ट करते हैं, या हम माशाल्लाह पाकिस्तानी तो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हैं। अरबों ने फ़लस्तीन का साथ छोड़ दिया। अब फ़लस्तीनियों ने मज़लूमियत इनका पेशा बन गया। ये हज़ारों की, शायद लाखों की तादाद में ये ना महाजर कैंपों में चले गए, लबनान में, शाम में, ठीक है। तो ये इनको ये जुएं, जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट तेज होता तो सारी दुनिया की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना वेस्टर्न की, आपको पता है वो चैरिटी में और इस तरह के क्राइसिस में, ह्यूमन क्राइसिस जहाँ कहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा वो लेकर मालो मता आ जाते हैं, यही मजलूमियत के नाम पर ही। तो वेस्टर्न चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी, और डोनेशनें, बिलियंस ऑफ डॉलर की डोनेशनें जो हैं, और अरबों ने ये क्या किया, ये जो अमीर अरब थे इन्होंने उसकी फ़लस्तीनियों की मिलिट्री सपोर्ट को बंद कर दिया, लेकिन माली सपोर्ट उन्होंने भी जारी रखी, ये कह के कि ये होमलेस हैं, स्टेटलेस हैं, ठीक है ना, और हमारे मुसलमान और अरब भाई हैं और सो कॉल्ड जुल्म भी है। तो इनको ना बेपनाह अरबों का बिलियंस ऑफ डॉलर्स अरबों से मिलते हैं, और बाकी वेस्टर्न जिनको ये गालियां देते हैं, जिनको ये जालिम कहते हैं, जिनको ये दुश्मन कहते हैं, जिनका उनका भी ये खात्मा करना चाहते। असल में इसराइल दुश्मनी जो है वो व्हाइट मैन की दुश्मनी है, वो वेस्टर्न दुश्मनी है, अंगेज था सर एक जो
जी सर, एक जो चीज, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है 95% लोग तो इख्तिलाफ करेंगे जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, लेकिन अगर हम ये भी देखें कि पाकिस्तान भी तकरीबन उसी वक्त बना जब इसराइल और फलस्तीन वजूद में आए, लेकिन जी जी इसराइल की तरक्की को देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और फलस्तीन जो उसके नेबरहुड में है वो लोग कहाँ से कहाँ हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इसराइल को अमेरिका सपोर्ट करता रहा, सपोर्ट तो फिलिस्तीन को भी मिलती रही, सपोर्ट पाकिस्तान को भी मिलती रही, और भी बहुत सारे गरीब ममालिक हैं जिनको सपोर्ट या एड्स मिलती हैं। असल में आप उन एड्स को लेकर क्या करते हैं, आप अपने आप को डेवलप, क्योंकि अमेरिका इसराइल को रिसर्च पे तो फोर्स नहीं कर सकता, वहां पे इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इसराइल है, और भी बिल्कुल जो इतनी जबरदस्त वहां की, अब अमेरिका के जो रिसर्च पेपर्स हैं वहां पे भी जो रिसर्च है वो इसराइल से आती है, वहां पे इतनी ज्यादा स्पेस में भी अब इसराइल शामिल हो गया है दुनिया के तकरीबन 7 ममालिक में, तो वो तो कोई एड से किसी को सपोर्ट, किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि एड के जरिए, एड तो बहुत सारे गरीब ममालिक को मिलती है पाकिस्तान समेत। तो एटीट्यूड का फर्क तो हुआ कि एक तरफ मिलिटेंसी को ही फरोग मिलता रहा, लोगों ने बच्चे पैदा किए, मतलब एक उसी विक्टिम माइंडसेट का शिकार रहे, और पाकिस्तान भी उसके साथ ही, मैं समझती हूँ कि वही माइंडसेट है, लेकिन इसराइल तरक्की कर गया और अब वो दुनिया पे छाया हुआ है, बल्कि अमेरिका को भी अगर कहें कि वो कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें कंप्लेंट करने वाली क्या बात है कि अगर उनकी अपनी माइंड इस पे थोड़ी सी जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही इन मजलूमों का आपने जो तजिया किया। देखिए, हम अगर फिलोसफिकली भी देखें जिंदगी को, दुनिया को, तो पहली चीज है फर्द और इंडिविजुअल की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स की। ठीक है कि आप अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये एक बहुत जो है ना, ये एक, फिर आपके ऊपर जो हिस्टोरिकल जुल्म हुए हैं, वक्त के जो जुल्म हैं, जो जिसमें आपका कोई बस भी नहीं होता, वो भी तो हम पे होते हैं ना। कोई यतीम माँ बाप के घर पैदा हो जाता है, कोई किसी बकारी के घर बच्चा बेचारा पैदा हो जाता है, कोई किसी दूर दराज कबायली इलाके में पैदा हो जाती हैं, तो ये उनमें तो उनका कसूर नहीं ना होता। लेकिन बात यह है कि हमेशा कौमों की, मुल्कों की, लोगों की, इंसानों की, हमेशा वो आगे को गया है जिसमें आगे जाने की कुछ हिम्मत थी, जिसका माइंडसेट डिफरेंट था, जिसके अंदर कुछ जुस्तजू थी, वो कुछ करना और बनना चाहता था, वो कुछ हासिल करना चाहता था, वो आगे बढ़ना चाहता था, तो वो बढ़ा। अब इसी चीज को ये जो वेस्टर्न मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता और दौलतमंद और खुशहाल के तौर पर हमारे सामने आते हैं, होता ये है कि सच्ची बात है, आप पूरी सिविलाइजेशन देखें, साइंस का इर्तका देख लें, टेक्नोलॉजी का इर्तका देख लें, आपके यहाँ बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं, शिप कैसे बने हैं, उनका उनका एक है म्यूजियम है वहाँ पे अमेरिका में। ये एरोप्लेन्स, पहला एरोप्लेन से लेके आज तक कैसे बना, पहली गाड़ी से लेके आज तक की गाड़ियां जो हैं उनमें एवोल्यूशनरी क्या क्या है, तो वो सब हम चीजें देखते हैं। मेडिकल साइंस में आप देख लें, मैंने लंदन में इस बार एक मेडिकल म्यूजियम देखा है, बंदा हैरान हो जाता। आज से चंद 100 साल पहले जो मेडिकल की जो तालीम थी या जो फंक्शनिंग थी, वो कितनी बैकवर्ड थी और कितनी सादा थी और कितनी मेहनत वाली थी, इतनी पेनफुल वो थी। देखते देखते आज जो बना है, अब ये सारी चीजों के पीछे क्या है? इंसान की मेहनत है, इंसान की जुस्तजू है, ठीक है, इंसान के तजर्बे हैं, इंसान की सेल्फिशनेस है कि कुछ लोगों ने ऐसे काम कर जाते हैं, वो क्यूरियस होने की वजह से वो अपनी जान तो दे देते हैं, इंसानियत के लिए कोई बहुत बड़ी फायदेमंद चीज जो है वो बना जाते हैं, वो कर जाते रहेंगे। अगर वो मजलूम बन के ही रहते,
वहां तो उस वक्त वेस्ट में भी गुर्बत थी। ये को हमेशा से दौलतमंद मुल्क रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। 200-300 साल पहले जस्ट आप देखें तो वो उनका हालत हमारे जैसी हालत थी। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्रियां पड़ी हुई हैं, बेशुमार किताबें हैं यार, आप पढ़ लो खुदा का वास्ता ये, कि ये जो अमीर मुल्क है, ये दौलतमंद जो मुल्क है, ये इसराइल जो आज तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो इसराइली इतने इंटरनेशनली बहुत अमीर लोग हैं, ये सबकी मेहनतें हैं इसके पीछे। तो ये उनकी अपनी तहलीकी कुफ्तें थी कि वो यहां से यहां तक पहुंच के उन्होंने सारे इस नॉलेज को एक्सप्लोर किया है, इस नॉलेज को फिर इकट्ठा किया इंसानियत के लिए, फिर उसी नॉलेज की उन्होंने यूटिलाइजेशन की है, और वो यूटिलाइजेशन भी इंडिविजुअल के लिए नहीं की, पूरी इंसानियत के लिए की है। दुनिया की हर इजाद जो है, हर जो है इन्वेंशन जो बनती है, जो डिस्कवरी है, पूरी इंसानी उसी वक्त पूरी इंसानियत के काम में दे दी जाती है। कोई जंगलों में भी है तो वो भी उसका फायदा उठा रहा है, कोई डेजर्ट में है तो वो भी उससे फायदा, उस साइंस से, उस नॉलेज से फायदा उठा रहा है। वो भाई वो लूट मार उन्होंने कहीं लूट के लेके नहीं गए। मैं तमाम दुनिया के, यूरोप अमेरिका में, दुनिया के तमाम अमीर मुल्कों में गया हूँ, जाता भी हूँ। मैंने अमेरिका में कोई ऐसी चीज नहीं देखी, या आपने देखी हो तो मुझे बता दीजिएगा, कि उसने गरीब कौमों से लूट के वहां लेकर गया हो और वहां कोई रखी हुई हो। यार आप क्या बातें करते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये और ये जितने पसमानदा मुल्क हों, पसमानदा बैकवर्ड नेशंस हो और इंडिविजुअल्स हो, ये सारे के सारे जो है ना, ये हड हराम है इनके। जब हम इनकी बैकवर्डनेस को, इनकी गुर्बत को, इनकी पॉलिटिकल जो मजलूमियत को अगर हम लें, तो नतीजा पता क्या निकलता है, कि सारे मजलूम जितने खुद को बनाते हैं, ये सारे जो हैं नकम्मे, नकारे, अकल से फारग, हड हराम, मुफ्त की खाने वाले। अमेरिका अपनी दौलत इनको बांट के दे दे। पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं वो गरीबों में दौलत बांट दें। व्हाट अ नॉनसेंस। तो ये जो है कि वो जो कॉलोनियलिज्म का भी आपने जिक्र कर रही थी, शायद आपके सवाल में था, टॉपिक में। तो एक छोटा सा मैं कमेंट देती हूँ कि जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो सारी इजादात हुई हैं उससे लाइफस्टाइल कितना बेहतर हुआ है। जब बरसगीर पाक व हिंद के मजलूम मुसलमानों को सर सैयद अहमद खान ये कन्विंस कर रहे थे कि आप इंग्लिश पढ़ें, और मुसलमान बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे थे, पिछली सदी की बात है, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके अराउंड की बात है। उस वक्त अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाई और गाड़ी सबके पास आई। उस वक्त उसी जमाने में एडिसन ने बल्ब इजाद किया, उसी जमाने में इलेक्ट्रिसिटी आई अमेरिका में, उसी जमाने में लुई पास्चर ने जर्म थ्योरीज पे सब पे काम किया। ये पिछली सदी की बात है। और उसके बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पूरी दुनिया में बढ़ी है, सहूलतें जो इंसानों के पास आई हैं, और एकदम जो एवरेज लाइफस्टाइल है वो हर इंसान का पूरी दुनिया में बढ़ा है। तो ये आप देखें कि माइंडसेट का उस वक्त हमारे जो बरसगीर पाक व हिंद के लोगों में कितना फर्क था, और वेस्टर्न वर्ल्ड उस वक्त भी कितना आगे था, और ये सिर्फ सोच का फर्क है। तो कॉलोनियलिज्म की अब हम बात करते हैं कि कहते हैं कि जी हमारी वेल्थ सारी लूट कर ले गए और हम तबाह बर्बाद हो गए, और हर चीज को अब 77 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप कॉलोनियलिज्म पे इल्जाम सारा धरते हैं। तो ये कहाँ तक जस्टिफाई है? तो बिल्कुल सही है। असल में देखें, अब हमको इस सवाल को समझने के लिए ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो हम ये चूंकि खुद में कमे हैं, खुद करप्ट है, खुद नकारे हैं, और दुनिया से, इल्म से बहुत पीछे रह गए हैं, वक्त से ये बहुत पीछे रह गए हैं, और इन्होंने
बिल्कुल हिस्ट्री के अंदर इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने जुस्तजू नहीं की। वो जो आपने मिसालें दी हैं, इंडिविजुअल्स की मिसालें दी हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें ईजाद की, वो करके। और सिर्फ वही नहीं कर रहे थे, वहाँ पे सारे एंटरप्राइजिंग लोग जो थे ना, वो इसी काम पे लगे हुए थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्हीं, वो कोई बहुत बड़े वेल्थी लोग नहीं थे। ये जो आज तमाम इन्वेंशंस जब शुरू हुई हैं, तो जिन्होंने कारखाने उसके लगाए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, एक ने साइंसी थ्योरियां बनाई, ठीक है, दूसरे ने उसकी एप्लीकेशन की, तीसरी ने मार्केटिंग की उन प्रोडक्ट्स की। आपको पता है कि ये जो अपना बल्ब जब इजाद किया था, तो उसकी मजेदार उसके पोर्शन पता है क्या है? वो बिजनेसमैन था, बड़ा बिजनेस माइंडेड आदमी था। तो उसने ना जाके मुख्तलिफ लोगों के पास वो दिए, सड़कों की जो स्ट्रीट लाइट होती थी ना, वो दिए दिए वगैरह होते थे, तो उस वो जाता था और जाके सबको कन्विंस करता था, गवर्नमेंट को, लोगों को, कि ये मैंने चीज इजाद की है बल्ब, तो आप बल्ब लगाएं। तो यानी कि एक साइंटिस्ट जो है वो बिजनेस भी कर, उसको उसकी मार्केटिंग भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने वो नहीं की। इसलिए मेरा कहना है कि जितने भी ये मजलूम बनते हैं, ये अपनी मजलूमियत के, अपनी गुर्बत के और अपनी बैकवर्डनेस के, अपनी जहालत के, ये खुद जिम्मेदार है। हमारे सामने देखें, अगर यही कुछ होता, जंगों से अगर मुल्क बर्बाद होते, तो जापान बर्बाद होता, आज भी होता, मजलूम होता। एटम बम उसी को आज तक पूछते रहते, कितना बड़ा शानदार एक्सक्यूज था। जर्मनी पूरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया दूसरी जंग अजीम में। आज जर्मनी जो है पूरे यूरोप का सबसे ताकतवर, सबसे दौलतमंद मुल्क है। भाई कैसे? चीन जो है अंटल पिछले 30-40 साल पहले की हमारे सामने की ये बात है, जब तक माओ तंग रहा, चीन एक इंतहाई बैकवर्ड और अंडर डेवलप मुल्क था। जो ही उन्होंने अपनी पॉलिसी, सोशलिस्ट पॉलिसी की बजाय कंपटीशन की बुनियाद पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिहाज से उन्होंने कवानीन बनाए, बाहर की कंपनियों को कहा कि आके हम पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट करो, नया नॉलेज उन्होंने प्रोक्योर किया, नई टेक्नोलॉजियां उन्होंने ली, अपनी बच्चों को दबा दब हजारों लाखों की तादाद में टॉप की यूनिवर्सिटी में भेज दिया। और आज बल्कि चाइना जो है तमाम वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों की फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप करता है, फंडिंग देता है। तो ये चाइना जो है आज जो एक बहुत दौलतमंद मुल्क, बड़ी हाई टेक मुल्क, यार ये हमारी आंखों के सामने देखने वाली बात है। और कुछ छोटी सी बस्ती आबादी नहीं है, दुनिया की एक सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है वो। तो ये सब उन्होंने अपने बच्चों की पैदाइश को रोका, कई जनरेशन उन्होंने एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं होने दिया। तो ये सारी चीजें आपको, जो जिन लोगों ने तरक्की की है, जो तरक्की करते हैं, वो उन्होंने अपनी मेहनत से की है, हमें उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए। बाकी जिसको ये लूट मार का नाम देते हैं, और भाई ये लूट मार नहीं है, ये बिजनेस है, तुम कर लो, तुम लूट मार कर लो भाई, जाओ अपने अंदर सलाहियत पैदा करो ना लूटने की। तुम भी लूटो दुनिया को, जाओ, नहीं तुम फकीर बन के क्यों बैठे हुए हो भाई? फलस्तीन में मैं हैरान होता हूं कि वही डेजर्ट ही होगा 1948 में, ये जो इसराइल का इलाका है, फलस्तीन का जो इलाका है, ये एक जैसा था ना, 48 तक तो एक जैसा ही था जब इसराइली और यहूदी वहां पर आए। तो इनको आप तारीख में पढ़ लें, आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, आपको किताबें मिल जाएंगी, आपको मज़ामीन आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि उसकी हालत क्या थी। और आज इसराइल की हालत देखें, और एन उसके बॉर्डर से, उसकी लकीर से सिर्फ आप एक नजर आगे फलस्तीनियों की तरफ डालें तो देखें कि हशर क्या है। कसूर इसराइल का है, फलस्तीनी उन्होंने क्यों
उन अपॉर्चुनिटीज को भी, जो भी छोटा मिल रहा था, मुझे एक घर मिल रहा था, मैं जी आपसे ना, मेरा आपसे क्लेम है जी कि आपने हमारे एक घर पे कब्जा किया हुआ। चलो जितना क्लेम था उतना आप मुझे नहीं देती, लेकिन थोड़ा सा मुझे दे देती हैं अपने मेरे रहने के लिए। अब होता क्या है कि हम रहना, इसको तो मैंने ना संवारना है, ना मैंने इसको अच्छा करना है, ना मैंने इसको प्रोडक्टिव करना है, ना मैंने कुछ करना है। मैंने मदिया साहिबा से उसका जो बड़ा वाला घर है ना वो भी लेके छोड़ना है और उसको होमलेस करना है। तो ये नस्ल दर नस्ल कॉन्फ्लिक्ट में रहना, मिलिटेंसी और टेररिज्म का इस्तेमाल करना और जिहादी माइंड का बन जाना, और कांस्टेंट, और इस कॉन्फ्लिक्ट को आपको आपको पता है 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, किसने पंगा लिया था? आप देखिए ये जो मजलूम होते हैं ना, सारे के सारे मजलूम, ये मजलूमों का ये काम होता है कि ये अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को ना जिंदा रखना चाहते। इनका काम होता है कि तहरीबकारी करते रहें, मिलिटेंसी करें, टेररिज्म करें, और ताकि हमारा इशू, हमारी वो जो हमदर्दियां हैं दुनिया भर की, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, मारा मारी नहीं होगी, कत्लो गारत गरी नहीं होगी, तो इन मजलूमों की तरफ देखेगा कौन? सर वो उस पे लिहाजा ये कहते हैं कि सब अक्टूबर 7 को शुरू नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी तारीख है। लेकिन अगर हम तारीख में जाएं तो हर दफा फिलिस्तीन शुरू करता है, जब भी झगड़ा शुरू करता है और जब भी उसको मौका दिया जाता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, तो वो रेजोल्यूशन की तरफ उसको नहीं मानते, उसको इनकार कर देते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मिलिटेंट बनाने की तरबियत दी जाती है वहां पे। बच्चों को पर बंदा, मतलब एक फैमिली में 4 या 5 बच्चे पैदा होते हैं। एक वार जोन में इतने सारे बच्चों को 10 दुनिया में 12 लाना 10 एक 12 जुल्म एवरेज 10 12। जुल्म है, एक जुल्म है कि आप इतने वार, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप बच्चे पैदा करें, उनको इस दुनिया में लाएं और उन पर इस तरह की पॉवर्टी और वार। क्योंकि अगर जब आप देखते हैं तो सारे औरतें और बच्चे खानों की लाइन में लगे होते हैं, वहां पे इतनी ज्यादा बच्चे हैं। तो इस, यानी ये भी एक आपकी गैर दूरअंदेशी नजर आती है कि या तो फिर आप उन बच्चों को एक स्टेबल माहौल दें, उनको जंग की तरबियत दी जाती है, उनको शुरू से वॉरियर टाइप की जो एक जिहादी माइंडसेट है। सर बिल्कुल कुछ ममालिक जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी से फिर आजाद हुए और आज वो तरक्की याफ्ता हैं, उनमें यस। मैंने एक लिस्ट बनाई है। जिस तरह सिंगापुर है, 1965 में वो मलेशिया से आजाद हुआ। मलेशिया खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी था और आज देखिए सिंगापुर कहाँ है। हांगकांग जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी था 1997 तक, और अब देखें किधर है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनी था और अभी तकरीबन उसका ब्रिटिश का है। फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मलेशिया, और ये तमाम, आयरलैंड, इसराइल ब्रिटिश कॉलोनी था, और ब्रुनाई। और ये सारी ब्रिटिश कॉलोनीज थी। और अगर हम देखें रवांडा जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है और पिछले 20 सालों में रवांडा किधर पहुंच गया है। तो ये इससे जब हम ये देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे ममालिक हैं, इन्होंने तरक्की की, लेकिन हम आज भी अपने प्रोग्रेसिव्स या लिबरल्स को देखते हैं तो वो कॉलोनियलिज्म पर के वो हमें जो है ना बस लूट के चले गए, या जो लॉज हैं ये कॉलोनियल लॉज हैं। तो आप 77 ईयर्स के बाद आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं कि आपने उन्हें चेंज नहीं किया। तो क्या अभी भी जस्टिफाइड है कि हम इतने सालों बाद कॉलोनियलिज्म पे ब्लेम करें? एग्जैक्टली, मतलब कि बात ये जो मजलूमियत का अफसाना है ना, नैरेटिव है, साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, ये माइंडसेट फकीरों का माइंडसेट है, भीख मांगने वालों का, नकारा लोगों का, अनइंटेलिजेंट लोगों का और करप्ट लोगों का। मैं आपको बताऊं कि ये आप किसी तरह का भी दुनिया में ये जालिम मजलूम का कॉन्फ्लिक्ट ले लें, आप देखेंगे कि ये जितने मजलूमों के किस्में हैं ना, सबके लीडर करप्ट होते हैं। आपको पता है ये जो हमास का जो लीडर है जो कतर में रहता था,
वो मर गया है, वो कुछ 10-12 बिलियन डॉलर के एहसास से एसेट है उसके पास। आप गूगल करके देख लें, इंतहाई करप्ट। पाकिस्तान देख लें, ये जो हम अंग्रेज हमें लूट के खा गए, और भाई हमें पाकिस्तान को अलग लूटा था, इंडिया को भी तो लूटा था ना, वो तो और बहुत बड़ा मुल्क है, असल है ही इंडिया ही था। आज इंडिया किधर तरक्की कर गया है, वो किधर चला गया है अभी, अगर वो कॉलोनियलिज्म का ही मातम करता रहता है। तो आप पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान इज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट करप्ट रूलिंग एलीट है। इंतहाई सेल्फिश लोग हैं, ग्रीडी हैं, इस मुल्क को खा गए हैं, खा रहे हैं, कश्मीरियों की मजलूमियत के नाम पर पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आप इनकी देखें, ये किस कदर इरेशनल हमारी जो रूलिंग एलीट है, जो इस मुल्क के फैसले करती है, उसने कश्मीर मजलूम चंद लाख कश्मीरी है, 25 करोड़ पाकिस्तानी है, 25 करोड़ लोगों को 77 ईयर से भूखा नंगा रखा हुआ है। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान के। रोज इन कश्मीरियों की मजलूमियत का किस्सा हमारी स्टेट जो है वो हमें सुनाती है। आप देखें ना, ये भाई बजाय अपने मुल्क को तरक्की देने के, अपने आप को खुशहाल करने के, अपने लोगों को जो है वो उनको अच्छी जिंदगी देते, उनको अच्छी तालीम देते, उनको एनवायरनमेंट अच्छी देते, वो प्रोडक्टिव होते, यहाँ को कल्चरल फ्रीडम होती, नॉलेज की रिसर्च की फ्रीडम होती, तो जनाब ये कश्मीर की बकवासियात का कोई मतलब ही कोई नहीं था। खुद हमारा कश्मीर दुनिया का मोस्ट बैकवर्ड एरिया है, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, उसकी हालत देखने वाली है उन बेचारे लोगों की। और जो श्रीनगर के चंद हजार कश्मीरी हैं, उसके ऊपर हम जान निछावर कर रहे हैं, बिलियन डॉलर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रहे, इंडिया दुश्मनी रहे, इंडिया के साथ एक क्लैश रहे। तो फिर कहना कि यार IMF लूट रहा है हमें, वर्ल्ड बैंक हमें लूट रहा है, अमेरिका हमें लूट रहा है। अमेरिका ने पहले अफगान वार में 20-25 बिलियन डॉलर दिए थे हमें, टोटल बनते हैं उसके 10 साल के, जो उसने खैरायत चैरिटी दी हमें, वो आज $1 भी इस मुल्क में मौजूद नहीं है। तो ये जितने आपको कॉलोनियलिज्म की जितने थर्ड वर्ल्ड अफ्रीका के मुल्कों, एशिया के मुल्कों, ये जो रोना रोते रहती हैं ना उनके सो कॉल्ड दानश्वर कॉलोनियलिज्म का, तो आप उनको देखें, सारे के सारे इनके करप्ट होंगे बेहद खसाब। वो खुद ही सिंसियर नहीं है अपने मुल्क के साथ, अपनी जमीन के साथ, अपने लोगों के साथ। तो बात ये है कि ये खुद को इनकी मजलूमियत इनकी आदत है, ये याद रखें, इनको आदत पड़ गई हुई है। जैसे फकीर को फकीरी की भीख मांगने की आदत पड़ जाती है, आप लाख उसको उठा के अच्छी जगह पे उसको अपॉर्चुनिटी दें, वो फिर जाके भीख मांगनी शुरू कर देगा। सेम हमारी जितनी बैकवर्ड हैं, जितने हम मजलूम हैं, बने हुए हैं, बनते हैं, हमें मजलूम ये से ना कोई इश्क हुआ है लफ्ज मजलूम से ही, तो क्योंकि इसमें नरगसियत का एलिमेंट है मजलूमियत में, और तो ये अपना उसका फायदा उठाते हैं लोग। हमें मुझे टेंशन दे रहे हैं, मेरे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, और मुझे चैरिटी में पैसे दे रहे हैं, मेरी मदद करने 100 लोग ट्रक भर के ले आए मुझे खाना खिलाने के लिए। तो ये इनकी साइकी और माइंड सेट है। और ये पता क्या जी, मुझे बॉदर करती है कि हमें कॉलोनाइज कर लिया। जिस वक्त यूरोप में और वेस्ट में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रही थी 16th सेंचुरी में, उस वक्त हमारे जो जब आके कॉलोनाइज किया है, तो हमारे जो हुक्मरान थे याशियों में पड़े हुए थे, वो अपने लिए बड़े बड़ी अपनी बिल्डिंग्स, अपने महलात बना रहे थे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का यहाँ पर तो कोई नामो निशान तक नहीं था, इनके पास तो मेरे ख्याल है कि गन्स भी नहीं थी।
फ्रॉक पहन के घूम रहे थे और अपने गले से हार उतार के लौंडियों पे या जो रक्कासा हैं उन पर निछावर कर रहे थे, ये माइंडसेट था यहाँ के लोगों का। तो साइंस तरक्की इससे कोई, तो जाहिर है जब आप कमजोर होंगे तो आप नालायक होंगे तो आप पर लोग आकर जाहिर है उसका फायदा उठाएंगे। तो अपनी हमेशा अपनी कमजोरी पे भी नजर रखनी चाहिए कि क्या वजह थी कि हमें आके लोगों ने कॉलोनाइज किया। फिर जब ये जो अफगानिस्तान वॉर हुई है, ये कहते हैं कि हमें अमेरिका ने इस्तेमाल कर लिया, तो आप इस्तेमाल ना होते। लेकिन अभी जब बलूचिस्तान का भी मैं देख रही हूँ कि जो वहाँ के लोगों की ग्रीवेंसेस जरूर होंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं बैरूनी ताकतों। तो ये जब आपके अंदर वीकनेस होती है, जब कमजोरी होती है, तो आपको इस्तेमाल करना लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो इससे क्या ये बेहतर नहीं कि आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि आप लोगों के हाथों में इस्तेमाल ना हो, बजाय कि लोगों को ब्लेम करें कि वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक जो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ने की, ज़िंदगी को बेहतर करने की, अपने लोगों को संवारने की। देखिए, इंसान के अंदर हर इंडिविजुअल के अंदर एक पोटेंशियल तो है। इसी तरह हर मुल्क, हर कंट्री की उसके जोग्राफी में कुछ पोटेंशियल है जिसमें उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है? तो अगर वो ऐसा, बजाय उसको मेहनत की तरफ जाने के, क्योंकि वो मैं जो बार-बार हड हरामी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना इन लोगों के लिए, इन नेशंस के लिए, कि ये वो मेहनत का काम है और हमने मेहनत से नहीं कमाना, हमने चोरी से कमाना है, हमने झूठ से कमाना है, हमने चैरिटी खैरात से कमाना है, हमें एड दी जाए। जो एक होती है मुख्तबरी वाली एड होती है, एक होती है लोन होते हैं जिनमें आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो हमें आप देख इकट्ठा पाकिस्तान के ऊपर वो डेट हो गया हुआ है और उसका कि हम अपना डेट देने के लिए जो है ना, उन्हीं एजेंसियों से जिनको हमने कर्जा वापस करना है, उन्हीं मुल्कों से जिनसे हमने वापस करना था, वो उसको जो है वो उसी से भी अपना मांग के तो उसको जो डेट का जो थोड़ा सा हिस्सा है या इंटरेस्ट का है वो दे रहे हैं। तो एक विशियस सर्कल में ये हम फंस चुके हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल दिया करता हूँ कि हर गरीब आदमी जो है ना, वो अगर हो अपनी जिंदगी में, इसमें ठीक है, उसका कसूर नहीं है कि वो जहां पैदा हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर वो होशमंदी से काम लेता है और बच्चे कम पैदा करता है, अपनी अपनी बेटी को तालीम दिलवा देता है, अपने बेटे के लिए कोई तालीम का बंदोबस्त कर लेता है, कोई प्लानिंग करता है अपने आप को इम्प्रूव करने की, कोई नई स्किल सीखता है, वो पुरानी लेबर, सादी लेबर पे काम नहीं करता, वो उसके अंदर एक उमंग है, यार मैं नई चीज सीखूं, मेरी आमदनी बढ़े, मैं कोई नया कोर्स कर लूं, मैं कोई नई टेक्निक को कोई नया जो है उसे सीख लूं, तो मेरी जॉब बेहतर हो जाए, मेरी इनकम बेहतर हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि हर गरीब आदमी जो है, हर गरीब खानदान जो है, अगर वो बजाय अपनी मजलूमियत और अपनी गुर्बत का रोना रोने की बजाय हर वक्त, या अपनी गुर्बत को नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर करने की बजाय, अगर वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी थोड़ी सी होशमंदी से, थोड़ी सी अकल से काम ले, तो कम से कम एक जनरेशन में 50% क्वालिटी ऑफ लाइफ की चेंज आ सकती है और बाकी 50% उसे अगली जनरेशन में आ जाएगी। तो अगर गरीब जो है वो इट सेल्फ इज ए अहमक है, स्टूपिड है, बेअकला है, सब कुछ उसमें अल्लाह मियाँ पे छोड़ा हुआ है, वो सब कुछ हुकूमत और स्टेट पे छोड़ता है कि वो बिजली के बिल मेरे कम करें, वो मुझे बेनजीर इनकम स्कीम से मुझे कोई 5,000 रुपया मुझे आ जाए मुख्तबरी का। तो बात ये है कि ये जो गरीब हैं, ये गुर्बत तो कभी खत्म नहीं होगी, वो नस्ल दर नस्ल करोड़ों लोग गुर्बत को ट्रांसफर करेंगे। तो ये अब उस पे फिर मजहब एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मजलूमियत को और इस गुर्बत को पैदा करने में और इसको कंटिन्यू रखने में। गुर्बत जो है, ये जो मजहब है,
مذہب جو ہے وہ انسان کو وہ بھی بجائے کہ وہ اس کو کچھ کرنے کی ہمت اس میں پیدا کرے، اس کو ایسی سپرسٹیشنز میں ڈال دیتا ہے غریب کو، اور اللہ میاں کے سہارے اس کو ڈال دیتا ہے، ہر کام اللہ میاں ہی کر رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز کی دعا جو ہے ہم اللہ میاں سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل وہی حل کر کے چلا جائے، وہ نہیں کرتا، حکومت کر لے۔ تو یہ آپ ایک کسی بھی سطح کی آپ مظلومیت دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو ایک پورا ایک سیکٹ ہے، ایک فرقہ ہے جو مظلومیت کی بیس پہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، وہ مظلومیت ہی مقدس بن گئی ہے، اور 1400 سال سے ہم جو ہیں اس پہ جو ہیں اپنے آپ کو اپنے جسم کا خون بہاتے ہیں کہ مظلوم ہے، 1400 سال پرانے مظلوم، یعنی کہ ہمارے ہاں ظلم کی، مظلومیت کی جو لو ہے، لو فار مظلومیت، یہ کس قدر زیادہ ہے۔ تو اس نے ہماری ترقی کو روکا ہوا ہے، ہماری ذہانت کو روکا ہوا ہے اس مظلومیت نے، اور ہمیں اس نے ریشنل کیا ہوا ہے۔ ہم مظلومیت جذبات کا نام ہے، تو جذبات سے تو کوئی چیز دنیا میں نہیں بنتی، کوئی ایجاد نہیں چیز ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا جذبات کے ساتھ۔ آپ جذبات کے ساتھ اپنا بیڑا گرک تو کر سکتے ہیں، اپنی سچویشن کا، اپنی کنڈیشنز کا، مزید جب آپ جذباتی ہوں گے تو آپ اپنے ماحول کو اور زیادہ خراب کر لیں گے، آپ اپنے خود کو اور مزید خراب کر لیں گے۔ لیکن جب آپ ریشنل ہوں گے، ذرا ہوش سے کام لیں گے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں گے، اپنے مسائل کو دیکھیں گے، سوچیں گے، اور اس کا کوئی سلوشن نکالیں گے، اور اس سلوشن کی طرف اپنی پوری جستجو سے، پوری محنت سے، اپنی پوری صلاحیتوں سے آپ اس کی طرف لگیں گے، تو آپ کے دن پہ پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں، گلوبلی ظالم مظلوم کا دیکھیں، بیکورڈنیس ٹو ویلتھی نیشن کا کانفلکٹ دیکھیں، غریب اور امیر کا کانفلکٹ دیکھیں، فلسطین اسرائیل کا کانفلکٹ دیکھیں، تو آپ کو اس میں اگر یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کچھ اپنے حالات کو خود بہتر کرنا چاہتے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرتے، کو پازیٹیوٹی لاتے اپنے اندر، یہ مظلومیت نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہے، یہ ہیٹرڈ پیدا کرتی ہے مظلومیت جو ہے، تو آپ کی جو آپ کو نکارا کرتی ہے مظلومیت، تو پلیز سر میں جب پاکستان کے بارے میں جب بات کرتی ہوں تو میں پاکستان کی جو یہی جو کمیاں ہیں یا جو کمزوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ پاکستان سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ عادت ہے اس طرح کی باتیں سننے کی، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ختم کر سکتی، جن کو یہ اس طرح کی باتیں سننے کی عادت ہے، وہ یہ بات سن ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کے اندر کوئی کمی بھی ہے۔ تو میں تو اس کو کہتی ہوں کہ میں پاکستان کو ٹف لو دے رہی ہوں، جس طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے جب وہ بیہیو نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو مطلب ایک طرح سے آپ نے بتانا ہے یا پھر آپ نے اس بچے کو لاڈ ہی کرنا ہے کہ نہیں تم بہت اچھے ہو، تم دنیا کے بیسٹ بچے ہو۔ تو یہ اس طرح کا جو یہ باتیں بھی ایک طرف سے فیڈ کی جاتی ہیں پاکستانیوں میں، ایک طرف سے مظلومیت ہے، ایک طرف سے یہ ایک دو پولر اپوزٹ جو ہے نا، سمجھ نہیں آتی کہ مظلوم ہے یا دنیا کی بہت رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو اس میں بھی بڑا کانفلکٹ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیوں تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا چلے، آپ نے مجھے ایک نقطہ یاد کرا دیا ہے کہ یہ جو مظلومیت ہے نا، یہ ایک دھندا بھی ہے، یہ کاروبار ہے۔ مظلومیت جو ہوتی ہے نا، ایسے ہی جہالت جو ہے وہ ایک بزنس ہے۔ تو یہ جو ہوتا یہ ہے کہ پھر ان مظلومیت کو اگر کوئی قوم اور نیشن خود کو اپنے آپ کو مظلوم بنا لیتی ہے، مان لیتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ انہی کے اندر جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا، جو طاقتور ہیں، جو دولت والے ہیں، پولیٹیکل پاور ان کے ہاتھ میں ہے، جرنیل ہیں، وہ پھر پتہ کیا کرتے ہیں، وہ مظلومیت کو نا دھندا بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ قوم، یہ ملک، یہ گروہ جو ہے ان کو مظلومیت ہی پسند ہے، تو انہیں مظلوم ہی رکھو، انہیں مظلومیت کی بھنگ جو ہے، جو نشہ ہے، یہ اس میں پڑے رہیں۔
और फिर वो जो इनके अपनी जो लीडरशिप है, इनकी जो अपनी एलीट क्लास है, वो इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है और इनको एक वो जो मजलूमियत का जो एहसास है उसको हर वक्त वो जिंदा रखते हैं। जैसे मौलवी जहालत को हर वक्त जिंदा रखेगा, जहालत ना रही तो मौलवी ने कहाँ रहना है। तो इसी तरह जो हम ये आप देखें कि इनकी सारी की सारी ये जो ये इनका अमीर भी मुफ्त होर होता है, जो गरीब मुफ्त होर होता है। इसी तरह इनका अमीर, इनका दौलतमंद, इनका पावर वाला आदमी, उसके पास भी थ्रू प्रॉपर चैनल वो भी दौलत जो है वो भी नहीं लेता। सर आप कंटिन्यू। नहीं सर आप कंटिन्यू, आप कंटिन्यू। अच्छा जी। तो वो ये मैं बात बार यही कर रहा था, मेरा ख्याल है कि 1 घंटा हो गया है, हमें इसको वाइंड अप करना चाहिए बात को। कि मैं आखिर में मुझे एक चीज याद आ रही है कि एक जर्मन फिलोसफर था नीत्शे, वो एक बड़ा मजेदार अपनी हमारी ही पिछली सदी का ही, वो जो है उसने एक सुपरमैन का एक फलसफा दिया। वो उसकी फिलॉसफी पढ़ने वाली है इसी मसले पे। उसने ये जितने मजलूम, जितने सो कॉल्ड कमजोर और मासूम लोग जो हैं, इनको उसने कंडेम किया और उसने कहा कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए आपको जो है वो मेहनत करनी होगी, उठना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो ये चीजें हैं कि भाई ये जब तक अगर मजलूमियत खेलते रहेंगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे और खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये नुकसान जो है ये नस्लों का नुकसान है। तो वक्त इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, दुनिया इतनी तेजी के साथ तरक्की और डेवलपमेंट हो रही है कि ये जितने भी पीछे रह जाने वाले लोग हैं, इन्हें अपनी मजलूमियत छोड़ के इन्हें अपनी इस मसूमियत और कॉन्फ्लिक्ट्स पे निकलना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए कलेक्टिव मेहनत भी करनी चाहिए और इंडिविजुअल सतह पे भी वो भी करेंगे। खुद जो करोगे वही भरोगे, ये एक पुराना मुहावरा है, देसी लोग फोक विजडम है। तो जो आप करते हैं वही आपके सामने आता है। तो इसलिए नीचे का था वो उबरमेंश, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी यस जी। तो उसका ये सारा मसला कमजोर और ताकतवर को ना बहुत अच्छा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इस बात को। और आपको जब आप पढ़ेंगी तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा गरीब दुश्मन आदमी है। ये गरीबों से नफरत करता है, कमजोरों से ये नफरत करता है। तो और जो सुपीरियर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, ये उनको ग्लोरीफाई करता है। तो उसने, लेकिन वो बात तो सच है, ये तो यूनिवर्सल बात है कि कायनात के अंदर कमजोर है, ताकतवर है, जो सीधी सी बात है। ये एक लाइन ड्रा नेचर के अंदर है, हमारे डीएनए में है ये। तो बात ये है कि ये अब आप और मैं इनको यही बता सकते हैं कि भाई आप लोग जो हैं ये खुद कुछ करेंगे तो बनेंगे, ना किसी ने ठीक करना है। मुझे पता क्या लोग कहते हैं, वो जी IMF जो है ना हमारे हुक्मरानों को कर्ज क्यों देता है, उनको नहीं पता ये करप्ट हैं, ये खा जाते हैं, खा जाएंगे। यानी कि ये भी अमेरिका की वो हमें ठीक भी करे, हमें नेक भी बनाए, ये भी ड्यूटी अमेरिका की होनी चाहिए। तो कितनी फनी बात है ये। तो वो आप अक्सर सुनेंगी, ये कहेंगे जी ये हमारे करप्ट लीडरों को हमें ये पैसा और कर्जा क्यों देते हैं। वो भाई वो जो कर्जा देते हैं वो एक डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने अखलाकियात का ठेका नहीं लिया हुआ, वो उनका बिजनेस है। शराइत सख्त से सख्त करते जा रहे हैं कि शायद ये सुधर जाएं, लेकिन वो भी उसको IMF ने सख्त शराइत पर कर्जा दे दिया। उनके पास और ऑप्शन क्या है?
I mean, वो they are trying their best कि अब वो रोकें कि कहीं अच्छा, करप्शन ये जिन लोग पे ये इल्जाम लगाती हैं, यानी कि जिन फोर्स कुत्तों पे ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने हमें लूटा है, या वो हमारे खिलाफ हैं, या हमें उन्होंने पीछे रखा हुआ है, या हमारे रिसोर्सेज लूट के लेके जा रहे हैं। और भाई ये रिसोर्सेज जो मादनी आता है, जो मिनरल्स होते हैं जी, किसी भी तरह के, ऑयल को अरबों ने तो नहीं निकाला था, अंग्रेजों ने निकाला था, ठीक है ना। पाकिस्तान में से आप कह रहे हैं कि यहाँ सोने चांदी के जो है ना वो हमारी कानें हैं, होंगी। जब आपने हजारों हजारों साल उसको निकालने की, उसको यूटिलाइज करने की आपके अंदर कैपेसिटी नहीं होनी, ना फाइनेंशियल कैपेसिटी, ना टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी आपके अंदर होनी है, ना ही आपने कभी ऐसा सोचना है, तो आप बदलेंगे कैसे? और फॉरेन कंपनियां अगर आके वो उसको एक्सप्लॉइट करें और वर्ल्ड की जो आपको भी उसमें हिस्सा भी दें, आपको हिस्सा भी दें, वो जाहिर है एक बिजनेस है ना, तो वो माइनिंग का आप उसको वो आपको हिस्सा भी देंगे, उसमें वो बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है। वो मॉडर्न और जदीद इक्विपमेंट लेकर आएंगे, फिर उसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन की मशीनरी साइंस इंतहाई सोफिस्टिकेटेड जो है वो हो चुकी हुई है, वो उसको जुटाए, फिर वो उसको मार्केट भी दुनिया में करेंगे, तो ये कहेंगे हमें हमें लूट के ले गए हैं। यार कमाल है, आप अपने वसाइल लूट लो भाई, निकाल लो ना। अरब निकाल लेते 70 से पहले, उन्होंने तेल तो हजारों साल से था जमीन के अंदर, अरब निकाल लेते। तो जब निकालने वाले आए और थ्रू बिजनेस आए, उन्होंने उनको क्या, उन्होंने जो जिन्होंने ऑयल कंपनियां थी दुनिया की बड़ी, इन्हीं ताकतवर मुल्कों की, दौलतमंद मुल्कों की, क्या उन्होंने अरबों का हिस्सा नहीं दिया? सबको दिया है। तो ये लोग जो है ना हमारे यहाँ इतनी नरगसियत है, या इतनी हमाकत कह लें, इनकी खुद कमजोरी जो है ना वो सामने आती है जब ये तवक्को करते हैं कि ये जो दौलतमंद मुल्क हैं, अमीर मुल्क हैं, वो भी हमें अमीर बना दें, आके ना हमें अमीर बना दें, आके हमें दयानतदार बना दें। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो सिंसियर लोग अमेरिका लेकर आए, यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस के जो कंपनियां अदारे हैं वो आके हमें ठीक करें। खुदा का वास्ता क्या बात कर रहे हो? आपने खुद ही दुनिया में, जिंदगी में इंसान ने आगे बढ़ना है, तो मैंने आपकी जात की मिसाल है, मेरी अपनी जात की मिसाल है। हम एक हम्बल बैकग्राउंड से, अकेले, ना कोई चाचा, ना मामा, ना बाप, ना कोई फलाना, बदले हैं ना, अपने हालात को बेहतर किया है ना, अपने को ही नहीं किया, अपनी फैमिली सारी को बेहतर कर दिया, अपनी कौम को बेहतर कर दिया, एक दौलत जनरेट की है ना, इस मुल्क को टैक्स देती हैं। जी सर, मैं अपनी भी एग्जांपल देती होती हूँ कि मैं भी अगर आती और यही विक्टिम माइंडसेट का शिकार रहती, हाँ, और मेहनत ना करती, और बड़ा हाँ, आसान है औरत होने का, मैं कहती कि मैं एक यस, औरत थी, मैं कैसे कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जनरेशन को तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, अगली जनरेशन, बिल्कुल, मेरी अगली जनरेशन एंजॉय करेगी जो स्ट्रगल मैंने की है। यस, तो इसलिए मैं तो विक्टिम माइंडसेट के बहुत खिलाफ हूँ। मैं कर्जा लेने के, पैसे मांगने के, या हाथ फैलाने के भी बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जो काम अगर मैं समझती हूँ मैं कर सकती हूँ एक सिंगल हैंडेडली, एक औरत होने की हैसियत से, तो कोई भी कर सकता है। मैं तो इस तरह लेती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपकी बातें सुन के कुछ लोगों के जहन खुलेंगे, वो विक्टिम माइंडसेट से निकलेंगे। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो अमल करना तो लोगों का काम है। और आपकी कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आपके अल्फाज बहुत कीमती हैं। उम्मीद करती हूँ कि लोगों के जहनों में बैठेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली सिटिंग तक फिर आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। जी जरूर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज तक के लिए इतना ही। बाय।